इवनिंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सबसे पहले हम सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं कि सरफेस एरिया होता क्या है। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारे आसपास के जितना ये रूम है, हमारा ये बोर्ड है, ऐसे तो ये प्लेन है, एक रेक्टेंगुलर शेप में है, बट ये भी 3D है क्योंकि इसमें थिकनेस है। थिकनेस के कारण ये हमारा एक क्यूबाइड की तरह बिहेव करेगा। अगर हम कोई भी एक लेटर भी लिखते हैं या हम एक शेप बनाते हैं तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगल। देखने में तो ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये हकीकत में रेक्टेंगल नहीं है। ये भी एक क्यूबाइड की तरह बिहेव करेगा अगर हम इसमें इसकी थिकनेस को देखें। अगर हम इसकी माइक्रो साइंस में चले जाएं तो देखेंगे कि इसमें भी कोई ना कोई एक थिकनेस होगी, क्योंकि इसमें हमारी इंक का एक वॉल्यूम आया है। इंक का वॉल्यूम आया, इससे जो वॉल्यूम लेस हुआ वो वॉल्यूम इसमें आ गया। और किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी प्लेन में वॉल्यूम होता है तो वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो इसमें भी क्या है, एक वॉल्यूम होगा, यानी कि ये हमारा क्यूबाइड है। और जब क्यूबाइड की बात आती है या क्यूब की बात आती है, किसी भी सॉलिड सरफेस की बात आती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो सारे सॉलिड ऑब्जेक्ट में एक सरफेस एरिया मिलेगा। जैसे कि ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर में हम देखेंगे चारों तरफ एक एरिया दिखाई दे रहा है। एरिया, सबसे पहले तो एरिया हमें मालूम होना चाहिए एरिया क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, जिस पार्ट में हम वर्क कर सकते हैं, जैसे हम पेंट कर सकते हैं, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये जैसे ये हमारा पार्ट है, इसमें हम लिख भी सकते हैं कुछ भी, इसमें पेंट कर सकते हैं, देखो पूरे में, तो इसको हम टच भी कर पा रहे हैं। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। अब आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम एक कैपेसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है या मटेरियल की क्वांटिटी जिससे ये बना हुआ है, जिस मटेरियल का ये बना है उसमें जितना मटेरियल है उस मटेरियल की क्वांटिटी को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। या इस मार्कर की जो कैपेसिटी, सपोज करो एक लीटर की एक बॉटल है, उस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी 1 लीटर है, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ? 1 लीटर हुआ ना, 1 लीटर हुआ। तो उस बॉटल की जो कैपेसिटी है वो 1 ही लीटर है। सरफेस एरिया उसका, अगर हम देखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया है या ओनली सरफेस एरिया है या हम लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे, कई सरफेस एरिया होते हैं। बात आती है कि हॉलो और सॉलिड में, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात आती है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में सिर्फ इंटरनल हम लोग एरिया देखते हैं। जैसे ये हमारा अभी फिलहाल में सॉलिड है, तो हम इसमें चारों तरफ देखेंगे कि ये हमारा एक्सटर्नल एरिया देखेंगे, ये हमारा एक्सटर्नल एरिया है, ये भी हमारा एक्सटर्नल एरिया है, ये भी हमारा एक्सटर्नल एरिया है। लेकिन जब बात आती है हॉलो पार्ट की, हॉलो ऑब्जेक्ट की, तो उसके साथ हमें इनर एरिया की भी स्टडी करनी पड़ती है। जैसे कि इस मार्कर को जब मैं इसको खोलूंगा, इस कैप को ले लेते हैं, तो इस कैप के अंदर देखेंगे आप एक अंदर भी एक पार्ट है, उसमें भी हम वर्क कर सकते हैं, उसमें भी हम ब्रश के थ्रू पेंट कर सकते हैं ना पेंट। तो अगर हम उसमें वर्क कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि अंदर उसके एरिया है, सरफेस एरिया है। बात आती है क्वांटिटी की, यानी कि वॉल्यूम की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड, अब ये क्यूबाइड है हमारा। जनरली आपने देखा होगा, आपके यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स पड़े हुए होंगे। एक नोटबुक होती है, एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है, या ये हमारा ये बोर्ड ही ले लीजिए, ये बोर्ड हमारा क्यूबाइडिकल शेप में है। क्यूबाइड क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ब्रेथ है, जो हाइट है, वो तीनों की तीनों डिफरेंट है। मतलब किसी भी रेक्टेंगल, जिसके सारे पार्ट जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, सारे फेसेस कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। और साथ में क्या होता है, इन रेक्टेंगल्स में इनकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ अलग अलग हो सकती है, या लेंथ ब्रेथ सेम हो सकती है बट हाइट अलग होगी। 3 में से कोई 2 डायमेंशंस जो होंगी वो सेम हो सकती हैं, बट थर्ड जो होगी वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी। तो हम उसको क्यूबाइड बोलेंगे। तो हम उसको क्यूबाइड, जनरली उसको क्यूबाइड बोलेंगे। अब बात आती है क्यूब की। तो क्यूब में क्या होता है, उसके ऑल डायमेंशंस कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हाइट भी इक्वल होती है, उसका ब्रेथ भी इक्वल होती है, उसकी लेंथ भी इक्वल होती है। लेकिन बात हम कर रहे हैं क्यूबाइड की। तो क्यूबाइड में क्या होता है, सारे के सारे देखेंगे हम 6 फेसेस होते हैं।
जैसे ये एक नोड, इस नोड में देख लेते हैं हम लोग। ये नोड जो है इसमें देख पा रहे होंगे हम, एक फेस तो हमारे पास ये है, दूसरा फेस ये है, अब तीसरा फेस ये देख रहे हैं आप, ये तीसरा फेस है, चौथा फेस ये, पांचवा ये, छठवा ये। तो इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेस है, और सारे के सारे फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में हैं। सभी रेक्टेंगल में देखेंगे हम लोग लेंथ भी होगी और उनकी ब्रेथ भी होगी, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो लेंथ और ब्रेथ से बना हुआ होता है। तो सारे रेक्टेंगल की एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी। बट जब हम इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को लेंगे, या हम इसको ऐसे रख सकते हैं, या हम ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे रखेंगे, तो देखेंगे कि अगर इस तरह से हम इसको प्लेस करें तो ये इसकी क्या है? लेंथ है, ये इसकी क्या है? ब्रेथ है। अब जब हम ऊपर की तरफ देखना शुरू करते हैं तो या तो वो हाइट होती है या डेप्थ। इसी को हम क्या कह सकते हैं? ये हाइट है। और जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? डेप्थ। या तो ये हाइट है या डेप्थ है। तो इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, और ये क्या है? ये इसकी हाइट है ना। जो कि अगर हम इस रेक्टेंगल के बिहाफ में देखें तो ये हमारी इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। बट यही ब्रेथ थोड़ी देर में अगर इसी हम रेक्टेंगल के क्यूबाइड के बिहाफ में देखेंगे तो ये हाइट का काम कर रही है, ये हाइट हो गई। तो सारे रेक्टेंगल मिला के, 6 रेक्टेंगल मिला के एक क्यूबाइड को बनाया। अब एक क्यूबाइड का एक सरफेस एरिया होगा। क्या होगा सरफेस एरिया? इन चारों सरफेस एरिया को जब हम ऐड करेंगे तो वही हमारा एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होगा। तो कौन कौन से जरा देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, ये हमारे पास क्यूबाइड है। इस क्यूबाइड में देख पा रहे हैं आप, ये जो डायमेंशन है ये लेंथ होगी, ये जो डायमेंशन है ये हाइट होगी। और अगर मैं इस रेक्टेंगल को देख रहा हूं, इस रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल के डायमेंशन क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ ही तो होता है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल के बिहाफ में इसको देख रहा हूं तो ये हमारा L है, ये H है। तो लेंथ और ये ब्रेथ का काम कर रही है ना, हाइट। हाइट किसका काम कर रही है? ब्रेथ का। रेक्टेंगल के लिए तो ये ब्रेथ हुई ना। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू एच। हाँ या ना? अब बात आती है कि अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो इसके जस्ट पीछे भी सेम डायमेंशन का रेक्टेंगल होगा, जो कि ये है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं इसकी भी डायमेंशन क्या है? L, और इसकी ब्रेथ क्या है? H। तो इसका भी एरिया क्या होगा? इसका भी एरिया यही होगा। L इंटू एच, सेम। अब बात आती है, अगर हम इस फेस को ले लें, ये वाला फेस, ये फेस, ये भी तो एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल, अगर मैं इस पूरे क्यूबाइड को देखूंगा तो ये क्यूबाइड का क्या है? ब्रेथ। और अगर मैं इस रेक्टेंगल के बिहाफ में देखूं तो फिर ये क्या है भाई? ये तो B हो गया, ये H। और इसका एरिया क्या है? BH। और इसके जस्ट अपोजिट जो फेस होगा वो इसके पैरेलल भी होगा और साथ में क्या होगा? सेम डायमेंशन का होगा। तो इसकी भी जो एरिया होगी वो क्या होगी? B इंटू एच, सेम। अब बात आते हैं बेस पे, इसके बेस पे। अब बात करते हैं बेस। अगर ये रेक्टेंगल है तो ये L है, तो ये भी L होगा। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर सेम एंड पैरेलल। यस। अगर ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा LB। हाँ, सेम एरिया जस्ट इसके ऊपर भी होगा, L इंटू B। अब इन 6 के 6 एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा भाई? हमारे पास इन दोनों का एरिया मिलाकर क्या होगा? 2LB। इन फेसेस का एरिया अगर हम मिलाएं तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? 2BH। और अगर मैं इस फेस को देखूं, ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या है? LH। और इसका भी क्या है? LH। तो क्या हम इसको 2HL लिख सकते हैं क्या? सेम तो है, मल्टीप्लाई में। तो ये हमको क्या मिलने जा रहा है? जरा 2 कॉमन लेके देखते हैं क्या मिला। 2LB प्लस BH प्लस H। ये तो पढ़ा है ना आपने, है ना? 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ रहे हैं आप। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये क्या हुआ हमारा? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हुआ हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड।
ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब बात आती है कि इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर हम उसके बेस को और उसके सीलिंग को या उसके टॉप को हटा दें, विदाउट सीलिंग एंड टॉप, सॉरी विदाउट सीलिंग और टॉप एंड बेस, इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। मतलब हम कहें कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी हम सीलिंग को हटा देते हैं, इसके बेस को हटा देते हैं, बाकी क्या बचा, बाकी हमारे पास 4 वॉल्स बचे, 4 दीवारें बची। उन 4 दीवारों का एरिया ही हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो जरा समझ लेते हैं, जैसे हमारा एक रूम, तो रूम में क्या होगा, हमारे पास जो पेंट करने वाली जगह होती है ना, सीलिंग को छोड़ के, वो पेंट करने वाली जो वॉल्स होती है, उन वॉल्स का एरिया ही हमारा लेटरल सरफेस एरिया है। ना तो हम बेस को देखेंगे, मतलब फ्लोर को देखेंगे, ना हम सीलिंग को देखेंगे, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया। तो 4 दीवारें इसमें कौन सी हैं, देखें जरा। एक पहली दीवार का एरिया क्या है, LB, सॉरी ये LH, ये सामने वाली LH, और इसके सामने वाले का एरिया क्या है, उसका भी LH। इसका एरिया क्या है, इसका हमारा है BH, और इसके सामने वाले का एरिया क्या है, इसका भी BH है। मतलब हमने LB और LB को क्या कर दिया, हटा दिया। इस एरिया से हम 2LB को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, 2BH प्लस 2H है। तो ये हो जाएगा 2BH प्लस 2HL। अब क्या आता है, इसमें हम कॉमन लेते हैं, कॉमन मिलेगा हमको 2H, तो क्या लिख सकते हैं, B प्लस L। ये H मैंने इस साइड कॉमन ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, इसको देखें जरा, क्या हम इसको L प्लस B लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारा हो गया 2L प्लस बी इंटू H। अब बात आती है 2L प्लस बी, याद आ रहा होगा आपको, 2L प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 2L प्लस बी इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मतलब इसका ये हो गया, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, LSA ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड मल्टीप्लाई हाइट। ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, ये भी तो हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, पैरामीटर। अच्छा, नीचे का देख लीजिएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, LSA ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट, है ना। ये क्या है, जैसे सपोज करो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, उसको टर्न करके देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, उसको ट्विस्ट मिला देता है उसमें। कैसा, एक हमारे पास क्यूबॉइड दे दिया और उसके बेस का पैरामीटर दे दिया और साथ में हाइट दे दी, फिर कहता है कि बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तब आप क्या करेंगे, तब इसी को तो लगाएंगे। जनरली देखा जाता है ये हमारा पैरामीटर ही तो है, ठीक से देखो, याद करो, ये हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। और क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है ना। ये रेक्टेंगल ही तो है, सारे फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, 2L प्लस बी, और हाइट तो हमको पता है इसकी H है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके क्या, वॉल्यूम पे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जनरली हमारा, जैसे कि ये हमारा क्यूबॉइड है, तो इसके हर पॉइंट की जो हाइट होगी सेम होगी। अगर मैं यहां से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग या ये पॉइंट देखूं, या इसके इस पॉइंट के पैरेलल इस पॉइंट को देखूं, या इस जो हमारा रेक्टेंगल है, हर लाइन
के पैरेलल लाइन को देखूं, हर लाइन के पैरेलल किसी भी लाइन को देखूं, सबकी सेम हाइट होगी, सबकी सेम हाइट होगी। यूनिफॉर्म मतलब हम कह सकते हैं इसकी जो हाइट है वो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे इसकी हाइट कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट जिसकी हर पॉइंट पे मतलब एक एक पॉइंट पे उसकी हाइट यूनिफॉर्म होती है, या उसके बेस की या टॉप की या साइड जो हमारा फेस होता है, इस साइड के जो फेस होता है, इनसे पास होने वाली लाइंस जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, उनके बीच की जो हाइट है हर बार सेम मिले, तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ये बताइए कि ये जो क्यूबाइड है ये बना किस चीज से, रेक्टेंगल से। तो हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो ये बेस जो है वो बना किससे, रेक्टेंगल से। और रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। ये तो पढ़ा है आपने, 6 से भी पढ़ा होगा, 6, 7, 8 है ना, अब 9th में आ गए हैं। तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब ये रेक्टेंगल जो था ये क्या हो रहा है, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, ये थोड़ा सा लगेगा जैसे पैरेललोग्राम है, लेकिन मैं इसको साइड व्यू है ना इसलिए। अब मैं अगर इस रेक्टेंगल के ऊपर, जैसे सपोज करो पेज है, पेज वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं बट होते क्यूबाइड ही है, वो भी पेज है। जब मैं पेज के ऊपर पेज रखता हूं बहुत सारे, तो वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद एक बुक या कॉपी का शेप ले लेते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे इसमें इंक्रीज क्या हो रहा है, क्या इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, नो, वो तो हमेशा सेम है। क्या इसकी ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, वो भी नहीं, वो भी सेम है। इंक्रीज क्या हो रहा है, हाइट हो रही है। तो मैं अगर किसी के बेस में, बेस के एरिया में उसकी हाइट का मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें रिजल्टेंट क्यूबाइड का वॉल्यूम मिल जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम क्या मिला, LBH। और जनरली देखा जाए तो ये क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, एच का ही तो किया, हाइट का। जो हमारे पास क्यूबाइड है उस क्यूबाइड की जो हाइट है, उस हाइट का मैंने जैसे ही इसके बेस के एरिया में मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला, उस क्यूबाइड का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है, इसके बाद आते हैं हम लोग इस क्यूबाइड के डायगोनल पर। डायगोनल क्या होता है, सबसे पहले ये क्यूबाइड, अब इसके डायगोनल पे आते हैं। जनरली आपने क्या होगा, रेक्टेंगल में पढ़ा था या किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा आपने कि इसके जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं, उन वर्टिसेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। लेकिन ये तो हमारा क्या था, 2D फिगर था, हमने आसानी से निकाल लिया था। ये हमारा 3D है, इसमें डायगोनल क्या होगा, क्या इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस के अपोजिट, जो अपोजिट वर्टिसेस है उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ तो 6 फेसेस है, सभी में अलग अलग होगी। बात आती है कि इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आप रूम में देखेंगे, रूम में किसी भी कॉर्नर को देख लें, उस कॉर्नर के जस्ट अपोजिट साइड में, अगर आपने देखा रूम में नीचे वाला एक कॉर्नर देखा, तो आप देखेंगे जस्ट उसके अपोजिट सामने वाले देखेंगे, ऊपर वाला जो कॉर्नर होगा उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल। जैसे कि हम देख लेते हैं, ये वाला जो कॉर्नर है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यही हमारी डायगोनल है, और ये ही हमारी सबसे बड़ी डायमेंशन है। ये जो डायगोनल है इस क्यूबाइड की सबसे बड़ी डायमेंशन है। अगर कोई कहे कि इस ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट में या इस क्यूबाइड में हम लॉन्गेस्ट चीज या ऑब्जेक्ट को कितनी लेंथ का रख सकते हैं, तो हमें पता है
कि हम इसके डायगोनल की लेंथ के इक्वल हम इसमें ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, उससे बड़ा ऑब्जेक्ट हम नहीं रख सकते। क्यों? मैं जैसे इस कॉर्नर से किसी रॉड को या सरिये को मैं इसमें क्या करूं, एंटर कराऊं, तो देखूंगा मैं यहां से लेके यहां तक जो एक कॉर्नर होगा, इस ऊपर वाले कॉर्नर से उसके अपोजिट कॉर्नर पे, तो इस कॉर्नर तक जाऊंगा तो ये जो लेंथ होगी सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगी, ये जो रॉड होगी। और बाकी जो रॉड होगी एल या बी या एच, इनसे थोड़ी बहुत तो बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती है, डायगोनल से बड़ी नहीं हो सकती। तो हम इसको कह सकते हैं जो पूरे क्यूबाइड की सबसे बड़ी जो लेंथ या डायमेंशन है वो क्या है, इसकी डायगोनल है, डायगोनल। अब इस डायगोनल को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा इस डायगोनल को निकालने के लिए कि ये डायगोनल आखिर कैसे बना होगा, निकला कैसे होगा। तो जरा देखो, जैसे कि ये हमारा बेस है, और ये जो बेस है ये एक रेक्टेंगुलर बेस है रेक्टेंगुलर बेस है। रेक्टेंगुलर बेस में जो सारे एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? देखने में आपको लग रहा होगा 30 डिग्री, लेकिन ये 90 का, मतलब ये रेक्टेंगल है तो 90 होगा, ये भी 90 है, ये भी 90 है। अब बात आती है कि मुझे जब इसका क्यूबाइड का डायगोनल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये वाली लेंथ चाहिए पड़ेगी, ये, और ये लेंथ क्या होगी आप खुद देखें, क्या ये B और ये H, सॉरी L, ये B और ये L, और ये क्या, ये राइट एंगल। तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं इस लेंथ को निकालना चाहूं तो कौन सी थ्योरम का यूज करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। कौन सी थ्योरम का बेटा? पाइथागोरस का। तो ये क्या होगी? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इस पे आएगा रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये डायगोनल आ गया। ठीक है, अब आते हैं इसके यहां से। अब मुझको क्या करना था, ये ऐसे करके ऐसे निकालना था। मुझे इस कॉर्नर से ये वाली लेंथ निकालनी थी, इस कॉर्नर से। तो क्या, ध्यान से देखो, जब मैं इस कॉर्नर से निकालूंगा तो ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ लेनी पड़ेगी ना मुझको। ये तो h है भाई, ये तो मैंने ले ली, ये तो हमारे पास L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिली। ये क्या है? ये h है और इस पे रूट है। अब यहां भी तो एक राइट एंगल होगा, यहां भी तो एक राइट एंगल होगा, और इस राइट एंगल के थ्रू अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक ये हाइपोटेनस की तरह है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जरा देखें, h स्क्वायर प्लस रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डायगोनल, या हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा रूट हट जाएगा स्क्वायर से, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो हमें डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या मिला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ नहीं, ये होता है द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो, अगर यहाँ मैं स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ क्या होगा, रूट। अगर रूट यहाँ होगा तो यहाँ भी क्या होगा, रूट। तो हमारे पास क्या हुआ, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या मिला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ओके, कंफर्म। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्यूब की। मैंने अभी बताया था आपको क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं अगर वो सारे सेम डायमेंशंस के हो, मतलब एक एक फेस जो हो वो सारे के सारे स्क्वायर शेप में हो, तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा क्यूब हो जाता है। वो क्या होता है, क्यूब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर इस क्यूब की जो टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 फेसेस हैं। हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब? 6 फेसेस। तो 6 फेसेस में से हर एक फेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सॉरी स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड क्या है इसकी,
हम इसको L कहें या A कहें, क्यों? L B H ऑल आर इक्वल, L इक्वल B इक्वल H इक्वल A। जो तीनों डायमेंशन है वो कैसी है? इक्वल है, कांस्टेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? साइड स्क्वायर ऑफ क्यूब, सॉरी साइड स्क्वायर ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। कितने फेसेस है इसमें? 6 फेसेस है। तो फिर तो क्यूबाइड का जो, सॉरी क्यूब का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 6 साइड स्क्वायर। और इसकी जो साइड कितनी क्या है? A 6A स्क्वायर। तो हम क्या इसको कह सकते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर। अब बात आती है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई ऊपर का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर, और नीचे का एरिया क्या होगा? A स्क्वायर। ना हमें ऊपर का एरिया लेना है ना नीचे का एरिया, तो 2A स्क्वायर क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, है ना। अब आती है बात डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा? डायगोनल, भाई क्यूबाइड का डायगोनल क्या था? रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यही था ना। और क्यूब में L क्या है? A स्क्वायर, और B क्या है? वो भी A स्क्वायर, और H क्या है? वो भी A स्क्वायर। क्या मिला? रूट 3A स्क्वायर। और A स्क्वायर का रूट क्या होता है? A। तो ये क्या होगा? डायगोनल ऑफ क्यूब इज साइड रूट 3 या रूट 3 साइड। ठीक है, ये हमारा क्यूब हो गया। आगे चलो, क्यूब के बाद सिलेंडर पे आते हैं। सिलेंडर, घर वाला सिलेंडर नहीं, हाँ गैस वाला नहीं, वही सिलेंडर है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिलेंडर के जैसी नाम आता है वैसे तुम्हारे दिमाग में सीधा आता है कौन सा? वो जिसमें गैस रेड कलर का, वो नहीं, वो तो है ही। ये जो मार्कर है ये एक सिलेंडर है, और जैसे कि ये जो गिलास, ये भी हमारा क्या है? एक सिलेंडर है। देखें इसकी जो बेस है और जो टॉप है इनकी सेम डायमीटर होगी। देखेंगे हम, बेस की भी डायमीटर और टॉप की डायमीटर सेम होगी। तो ये एक सिलेंडर है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर हो और साथ में उसमें क्या हो? हाइट हो, और उसकी जो बेस की और जो टॉप का जो डायमीटर है वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो और यूनिफॉर्म हाइट हो, उसमें हर एक पॉइंट की एक सेम हाइट हो, हर पॉइंट को उसकी हाइट कैसी होनी चाहिए? सेम। तो आपने देखा होगा जो कॉइन होता है, सिक्का, वो भी आपका सिलेंडर में आता है। एक प्लेट होती है वो भी आपके सिलेंडर में आती है। एक रिंग होती है वो भी सिलेंडर है। ये मार्कर भी हमारा सिलेंडर में ही आता है। मतलब समझ में आ रहा होगा, सिलेंडर का जो शेप होता है वो ऐसा, ये जो शेप है हमारा सिलेंडर का शेप। और ये ग्लास ये जो ग्लास है ये सिलेंडर का शेप। थोड़ा इसको अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमको कुछ ऐसे ही दिखेगा, ऐसे, है ना, ये वाला पार्ट ऐसे। लेकिन अगर मैं इसको सीधा सामने से दिखाऊं तो ये पूरा सर्कुलर दिखेगा, और इसका जो बेस है वो भी कैसा होगा? सर्कुलर, है ना। तो ये सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा होगा। और सिलेंडर ये भी एक सिलेंडर, एक कॉइन। आप जनरली रोटी खाते हैं, वो रोटी भी एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है। एक जो प्लेट होती है, रिंग होती है, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में ही होती है। क्या होती है कि इसमें जो थिकनेस होती है, जो इसकी हाइट होती है वो कम होती है,
तो उसको हम समझते हैं कि वो चपटा है, लेकिन है तो सिलेंडर ही शेप में ना। तो अगर हम इस सिलेंडर को छोटे छोटे पीसेस में काटना शुरू करें तो हम देखेंगे कुछ कॉइन्स के टाइप का मिलेगा हमको, कुछ कॉइन्स के टाइप का, बहुत पतला पतला ऐसे टाइप का। अगर हम 10-12 कॉइन ऐसे रख दें तो हम देखेंगे कि 10-12 कॉइन मिलकर एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं। ये देखिए, ये सिलेंडर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कॉइन क्या है मैंने ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख दिए, तो हमको क्या मिला, एक सिलेंडर मिला। तो सिलेंडर में सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जो बेस और टॉप सर्कुलर होता है, यानी कि ये पूरा एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और साथ में इसकी जो रेडियस होती है, चाहे वो बेस हो या टॉप, वो सेम होती है। और इसके जो टॉप और बेस का जो डिस्टेंस होता है वो h होता है। तो जनरली हमें देखना है कि इसमें जो जो सिलेंडर है, इसके बेस और टॉप दोनों की जो रेडियस होगी वो सेम होगी, रेडियस डिफरेंस नहीं होगी, डायमीटर डिफरेंस नहीं होगा। इनके बेस का जो सरकमफ्रेंस है और टॉप का जो सरकमफ्रेंस है वो भी कैसा होगा, सेम होगा। इन चीजों को हमें देख के चलते हैं। इनके बेस के और टॉप के दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, मतलब हर बार कैसी होगी, सेम होगी, हर पॉइंट पर सेम होगी। इसकी जो हाइट है वो h है, या सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को ही हम हाइट बोलते हैं। अब बात आती है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है। सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये है कैसा, पहले तो ये देखो, घुमावदार है, सर्कुलर है, घुमावदार सर्कुलर। जैसे इसको हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते हैं, आधा हिस्सा आपके सामने, आधा मेरे इस तरफ का मैं देख पा रहा हूं, उस तरफ का आप देख पा रहे हैं। और कैसा है, सर्कुलर, कर्व्ड है। कैसा है ये, कर्व्ड है। दो टाइप की लाइन होती है। जब हम क्यूबाइड बनाते हैं तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, और जब हम सर्किल बनाते हैं तो हम कर्व्ड लाइन से बनाते हैं। लाइंस कैसी होती है, दो लाइन होती है, एक कर्व्ड लाइन होती है और एक स्ट्रेट लाइन। तो जब कर्व लाइन की बात आती है, जो कर्व हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कर्व्ड एरिया है यहाँ पे, तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करेंगे, सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया। अब बात आती है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालें। तो देख लेते हैं, थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा, आसान है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेज है, ये रेक्टेंगल। तो क्या मैं इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये L होगी, और इसकी जो ब्रेथ है वो B होगी। हाँ यार, इसकी जो लेंथ है वो L होगी, जो ब्रेथ है वो B होगी। लेकिन मैं जैसे ही इस रेक्टेंगल को ऐसे घुमा दूं, तो जो L थी वो सरकमफ्रेंस बन गई। जो L थी वो क्या बन गई, सरकमफ्रेंस बन गई। तो क्या L अगर सरकमफ्रेंस बन गई किसी सर्किल का, तो ये सरकमफ्रेंस 2πr होता है। और जैसे ही मैंने इसको इसको टर्न किया, एक सिलेंडर के फॉर्म में बनाया इसको, तो इसकी जो ब्रेथ थी वो ब्रेथ इसकी क्या हो गई, हाइट। क्या हो गई, हाइट। तो क्या ये B जो है ये हाइट है। अब आप ये बताइए कि जो इसका एरिया है वो क्या है, L इंटू बी, और L क्या है 2πr, और B क्या है H। तो इसका जो एरिया हुआ पेपर का वो क्या है 2πrh, L इंटू 2πrh। और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 2πrh। इसका भी कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। और वॉल्यूम क्या होगा इसका? मैंने आपको बेसिक जब क्यूबाइड बताया तो मैंने कहा था कोई हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड होता है जिसके किसी भी पॉइंट से इसके टॉप के किसी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट की हाइट जो होती है वो हर बार कैसी होती है? सेम होती है। तो क्या होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट के बेस के जो एरिया में अगर हम उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to area of base. What? Area of circle. The base of cylinder is like a circle. It is circular. So area of circle is pi r square and height of cylinder is h. The volume of cylinder is pi r square h. Curved surface area is 2 pi r h. And total surface area, what? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ये भी देख लेते हैं। PSA ऑफ सिलेंडर, हमने कहा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में जैसे कि हमने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया तो अभी भी इसमें कुछ एरिया बाकी है। जैसे इसका टॉप में क्या है? सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसका बेस में क्या है? सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो इसका कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही 2 पाई आर एच, साथ में इसके बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर और प्लस टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन क्या होगा इसमें? 2 पाई आर एच प्लस आर। यही तो हमारा टीएसए ऑफ सरफेस टीएसए ऑफ सिलेंडर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। कंप्लीट सिलेंडर भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात आती है, ये तो हमारा सिलेंडर है, अब बात आती है हॉलो सिलेंडर। अभी हमने इस हॉलो सिलेंडर के बारे में भी स्टडी करनी है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? सबने देखा है, गिलास एक हॉलो सिलेंडर है। जो मैंने अभी आपको गिलास दिखाया था वो एक हॉलो सिलेंडर है। सबके घरों में नल से पानी आता है, वो जो नल का पाइप होता है वो भी एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो मतलब जिसमें एक होल हो, एक सिलेंडर जिसमें होल हो, जिससे कोई लिक्विड एक एंड से दूसरे एंड तक क्या हो? ट्रांसफर कर सके, वो हमारा हॉलो सिलेंडर है। लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा। ये हमारा हॉलो सिलेंडर है। अब इस हॉलो सिलेंडर में जब हम लोग इसके फेस की बात करते हैं या टॉप की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप से, ये वो एरिया है जहां पे ये होल होता है। मतलब ऐसे कुछ आपने देखा होगा, ये जैसे पाइप होता है, ये जो है क्रॉस सेक्शन है उसका, कट है, जहां से उसको काट देते हैं तो ये क्रॉस सेक्शन है। ये उसकी थिकनेस है, मोटाई है इस पाइप की, जिस मटेरियल से बना। अगर वो लोहे का बना है, आयरन का बना है तो ये आयरन की मोटाई है, और अगर प्लास्टिक का तो ये प्लास्टिक की मोटाई है, थिकनेस है उसकी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्किल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दो कंसेंट्रिक सर्किल। देयर इज टू कंसेंट्रिक सर्किल हैविंग सेम सेंटर, two circle having same center, they are called concentric circle. Two or more circle also. Okay. तो ये हमारे पास concentric circle है। पहले सर्किल की जो रेडियस होगी वो स्मॉल आर होगी, और जो लार्जर सर्किल है उसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर होगी, है ना। और साथ में तो हम देख पा रहे हैं इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, और जो लार्जर सर्किल है
उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा, या तो मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा या टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। तो इसके कर्व सरफेस एरिया कहां होगा, आप खुद ही देख लीजिए। जैसे मैं इस ग्लास की बात करूं, तो ये जो ग्लास है ये हमारा एक कर्व सरफेस एरिया होगा। एक्सटर्नल एरिया कह सकते हैं इसको, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। क्या इसके अंदर भी तो एक एरिया है, ये अंदर, ये भी तो एक एरिया है अंदर, ये भी तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हुआ ये, और ये हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो इन दोनों कर्व सरफेस एरिया को जब ऐड करेंगे तब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट, कर्व सरफेस, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया प्लस एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल क्या होगा, इंटरनल सिलेंडर आपको दिख रहा होगा जिसकी रेडियस क्या है, r, स्मॉल r। तो क्या होगा 2 पाई RH, और एक्सटर्नल उसकी रेडियस क्या है, एक्सटर्नल की कैपिटल R, तो 2 पाई RH। हाइट तो दोनों की सेम ही होगी ना, इस सेंटर से इस सेंटर तक की हाइट सेम होगी, चाहे यहां से भी मेजर करो चाहे यहां से, ठीक है। तो ये क्या होगी बेटा, ये 2 पाई H R प्लस R, ये हो गया हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर की बात आती है तो हम ये देख पा रहे हैं, क्या जब हम किसी हॉलो पार्ट को देखते हैं, किसी हॉलो सिलेंडर को देखते हैं, तो क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है, उसमें एंड्स में जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं उसका एरिया नहीं होता। ये एंड्स होते हैं, जो ये जो एंड्स होते हैं, बीच में अगर होल हो तो ये क्रॉस सेक्शन होगा। तो इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, जरा ध्यान से देखें कि अगर मैं इस लार्जर सर्किल से स्मॉलर सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये एरिया मिल जाएगा, ये शेडेड एरिया। तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो हमको क्या मिलने जा रहा है, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, सॉरी यहां लिख सकते हैं इसको, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। तो पाई इसमें कॉमन आएगा तो r स्क्वायर माइनस r। लेकिन बात ये आ रही है, क्या इसमें एक ही एंड में ये एरिया होगा, नहीं, ये तो दोनों एंड में यही एरिया मिलेगा। तो यहां भी हमारा पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा, और डाउन साइड में यानी कि बेस में भी होगा और टॉप में भी होगा। तो इन दोनों का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, 2 टाइम ऐड होगा कर्व सरफेस एरिया में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई H R प्लस R प्लस 2 पाई, 2 क्यों, क्योंकि मैं बेस का भी शेडेड एरिया ये वाला निकाल रहा हूं, और सॉरी टॉप का भी और बेस का भी, दोनों का एरिया ऐड कर रहा हूं। तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये तो मालूम हुआ, ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होता है, r माइनस r प्लस r यानी कि कैपिटल R प्लस R। तो क्या इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 पाई है कॉमन दोनों में, और साथ में r प्लस R भी कॉमन है, ये r प्लस R है और यहां भी हमें एक r प्लस R कॉमन मिलेगा। तो 2 पाई r प्लस R, यहां क्या बचा, H प्लस R माइनस। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आते हैं इसके वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम की बात आ रही है, एक बात देखिएगा, जब हॉलो सिलेंडर में हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ उसमें उस मटेरियल की वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं जिस मटेरियल से ये बना हुआ है। सपोज करो ये वुड से बना है तो वुड का मटेरियल, सॉरी वुड का वॉल्यूम, प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक का वॉल्यूम, आयरन का बना है तो आयरन का वॉल्यूम।
हम मटेरियल का वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ओवरऑल सिलेंडर के वॉल्यूम से उस हॉलो पार्ट के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो कि खुद सिलेंडर के शेप में है। क्यों? इस जो हॉलो पार्ट है इसमें तो एयर है ना, मेटल तो है ही नहीं, इसमें कोई हमारे पास कोई भी जिस चीज से ये बना हुआ है वो तो है ही नहीं, है ना, वो कंपाउंड नहीं है, वो मेटल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ एयर है। ठीक है, तो हम एलिमेंट की बात करते हैं या मटेरियल की बात करते हैं, अगर इसमें मटेरियल ही नहीं है, मटेरियल ही नहीं है तो मटेरियल को एयर का वॉल्यूम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो मटेरियल का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर। ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। इसको आप सबसे पहले इसके जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग लर्न कर लीजिए। इसके बाद हम कल बताएंगे आपको स्फीयर, हेमीस्फीयर, हॉलो स्फीयर भी बताएंगे। इसके बाद कौन होगा, कौन के बाद जो होगा हमारा फ्रस्टम होगा। फ्रस्टम जनरली आपने एक ग्लास देखा होगा घर में जो होता है, कुछ इस टाइप से, या बाल्टी देखी होगी, कुछ इस टाइप से होता है, ये हमारा फ्रस्टम होता है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।